नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन और एक बार फिर से पॉलिटिकल पंचायत की शुरुआत करेंगे। आज मसला फिर से बड़ौदा का ही है और बड़ौदा में जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है और चूंकि मुख्यमंत्री पहुंचे तो एक दावे वाला बयान भी सामने आया। उस दावे वाले बयान को भी आपको सुनाएंगे और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बहुत कुछ कहा है, उससे भी रूबरू कराएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत पॉलिटिकल पंचायत की। पॉलिटिकल पंचायत में सबसे पहले उस बयान से रूबरू कराएंगे जिसमें इस ओर इशारा दिया गया कि अगर योगेश्वर दत्त बड़ौदा से जीत जाते हैं तो वो न सिर्फ चंडीगढ़ जाएंगे बल्कि उनकी गाड़ी में झंडी भी लगेगी। इशारा इस ओर था कि अगर योगेश्वर जीते तो वो मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है, किसी और ने नहीं। सुनिए। योगेश्वर पहलवान जीत करके आपके सबकी समस्याओं का समाधान, चाहे कोई डिमांड होगी, कोई समस्या होगी, चंडीगढ़ में आएगा, आधी रात भी आएगा तो हम कागज को देख के बिना साइन कर देंगे, इनके लिए ज्यादा चैन से नहीं बैठेगा। भाई झंडी तो लेके रहोगे तो हम झंडी मिलेगी। या तो बड़ौदा के निवासियों ने कहा कि झंडी आप लेकर रहेंगे, झंडी मिलेगी। इशारा है। और मुख्यमंत्री तबके के जब नेता मंत्री आते हैं तो उनका इशारा ही बहुत कुछ कह जाता है। खास मेहमानों से रूबरू कराने का वक्त तो चला है। मिलवाते हैं आपको। जवाहर यादव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संदीप गोयल जी हमारे साथ इनेलो की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। जवाहर जी, सबसे पहला सवाल यही कि ये मानकर चलें कि अगर योगेश्वर जीते तो मंत्रिमंडल में शामिल होना तय मानिए। कोई विषय नहीं रह जाता जब आपने मुख्यमंत्री की खुद बाइट पूरे हरियाणा वासी और बड़ौदा वासी ने अभी देखा है जी कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर ये लगा, क्योंकि कृष्णमूर्ति जो श्री कृष्ण हुड्डा जी थे जी, वो व्यक्ति थे जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए सीट खाली की थी, यानी कि अपनी विधायक की उन्होंने छोड़ दी थी। उसके बाद भी उनको ये आश्वासन देता रहा कि भाई बड़ौदा के लिए एक मंत्री दिया जाएगा, परंतु जो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने श्री कृष्ण हुड्डा के साथ और बड़ौदा की जनता के साथ जो विश्वासघात किया था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वासघात को भी मुख्यमंत्री बड़ौदा की जनता पर खत्म करेंगे और हमारा प्रत्याशी वहां से जीतेगा निश्चित रूप से। और वो जीतने के पश्चात वो मनोहर सरकार 2 में भारी भरकम मंत्री भी बनेंगे। ये तो एक तरीके से प्रलोभन भी है बड़ौदा के मतदाताओं को कि आप चुन करके भेजिए और हम मंत्रिमंडल में जगह भी देंगे। तो क्या ये एक कहते हैं कि आखिरी ओवर में जिस तरीके से दनादन शॉट्स खेलने पड़ते हैं, मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है, एक दिन हो गए, एक दिन अब आने वाले दिनों में एक दिन और 31 तारीख को मुख्यमंत्री करेंगे, तो क्या ये मुख्यमंत्री की तरफ से मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और इसको आप कोई लालच नहीं कह सकते। ये दिखाया जाता है कि जो बड़ौदा की जनता, जो वहां के पूर्व विधायक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो उस समय हुड्डा साहब के व्यवहार के चलते, और बाकी उसके बाद वो बीमार रहे लगातार, उसका जो भी रीजन रहा हो उसके चलते, जो बड़ौदा को मिलना चाहिए था वो हकों की लड़ाई उन विधायक ने नहीं लड़ी, तो उसको और मजबूती देने के लिए हम ये कह रहे हैं। उसके अलावा जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जब तक यहाँ विधायक चुन के नहीं आता मैं यहाँ का विधायक हूँ, तो उसका परिणाम भी देखने को मिला। जो डेवलपमेंट की चीजें हुई, अभी लगभग मेरे पास एक सूची है जिसमें लगभग जब से मनोहर सरकार आई यहाँ 301 योजनाएं हैं जिनको हमने, उसमें से 50% जो है जो कंप्लीट हो चुकी, चाहे वो रोड से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो, 33 kV और 133 kV के बिजली घर लगाने वाली बात हो, और चाहे कॉलेज वाला विषय रहा हो, चाहे नौकरियों का पारदर्शी। देखिए, एक आपको साकेत जी, आपको वो वीडियो याद होगी जो कुछ दिन पहले वायरल हुई, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल सीमित लोगों के साथ बैठे हैं, 50 लोग हैं एक गांव में और उन्हीं के समर्थित लोग हैं। वहां भी एक व्यक्ति ने उठकर कहा कि भाई ईमानदारी से नौकरी दिए, योग्यता से नौकरी मिले तो मनोहर सरकार ने मिली है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कह के पल्ला झाड़ दिया, इनसे चर्चा नहीं करते हैं, ये किसी के बहकाए में आए हुए, ऐसा कह के वो उन्होंने वो विषय खत्म कर दिया। तो ये जन भावना है, जब इतना छोटा ग्रुप है, कोई वो गैदरिंग नहीं थी कोई 10,000 या 20,000 की, तो ये लोगों की जन भावना है
और उसको और मजबूती देने के लिए बड़ौदा का विधायक मनोहर लाल सरकार में जब मंत्री बनेगा तो निश्चित रूप से उसमें और गति बढ़ेगी। ठीक है, संदीप गोयल जी के पास चलते हैं। गोयल साहब, इस एक स्टेटमेंट से, इस एक दिलासे से, इस एक भरोसे से या इस एक प्रलोभन से, जो भी आप कहना चाहें, जो भी आप नाम देना चाहें, इंडियन नेशनल लोकदल को कितना नुकसान पहुंचेगा? देखिए साकेत जी, इंडियन नेशनल लोकदल तो पिछले जो चुनाव हुए थे उस चुनाव से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके प्रदेश के अंदर एक चौंकाने वाले नतीजे देने का काम करेगी। और जो प्रलोभन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, इस प्रकार के प्रलोभन तो पहले रामविलास शर्मा जी के मुख्यमंत्री बनेंगे, कैप्टन अभिमन्यु मुख्यमंत्री बनेंगे, इस प्रकार के कई नारे, कई वादे चलाते गए थे और वो खरे नहीं उतरे। कांग्रेस पार्टी भी ऐसे ही नारे देती रही थी, रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री होंगे, आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को हराइए। तो ये सारे प्रलोभन जनता जानती है। ये अगर मुख्यमंत्री जी ने अगर झंडे की गाड़ी ही अगर देनी थी बड़ौदा हल्के के लोगों को, तो मुख्यमंत्री जी खुद चुनाव आकर लड़ लेते, खुद अपना इलाका बदल लेते, बड़ौदा से मुख्यमंत्री मिल जाता बड़ौदा की हल्के की जनता को, तो जरूरत ही नहीं थी प्रलोभन देने की। और इस प्रकार का जो जब एक लेवल आता है राजनीति के अंदर, तो ये चीज स्पष्ट होती है कि अब ये सब हताशा और निराशा के अंदर दी हुई बयानबाजी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जमीनी हकीकत का पता चल चुका है कि जनता और खासकर किसान भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कमर तोड़ने का काम करेंगे। वो इतने परेशान हैं, जिस प्रकार से 9-10 घोटाले प्रदेश की सरकार में हुए और किसान के खिलाफ 3 अध्यादेश, 3 कानून बनाए गए, उन चीजों को लेकर बड़ा भारी रोष बड़ौदा हल्के की जनता के अंदर है। और वो इसका इस चुनाव में पूरा का पूरा तसल्ली सरकार की बिठाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना रही है। आपने ध्यान भी दिया होगा, आज एक बड़ा मुद्दा चुनाव आयोग की मीटिंग में हमने उठाया था। इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग को शिकायत की कि 3 प्रकार के लोगों की कैटेगरी को घर पर बैलेट बॉक्स देकर वोट डालने का काम था। 544 ऐसे मतदाताओं का पता चला है जिनके नाम के इन्होंने वोट डालने का काम किया, जो कि नियमों के खिलाफ था। नियम ये कहते हैं कि आपको 5 दिन के अंदर अंदर उनकी एप्लीकेशन लेनी होगी और उसके साथ पोलिंग मेंबर वहां उसके घर जाएगा, जो 80 साल से ऊपर है, दिव्यांग है या कोरोना पेशेंट है। वहां जाकर फिर वो आरओ कैंडिडेट को इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म करने के बाद कैंडिडेट आएगा या उसका प्रतिनिधि आएगा, उसकी मौजूदगी में इस प्रकार की कैटेगरी वाले लोग मतदाता अपना मत डालेंगे और वो स्वीकार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीजों को धता बताते हुए हर हथकंडे को अपनाया जा रहा है। ठीक है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस प्रकार की स्थिति में प्रलोभन देना मतदाताओं को। ठीक है संदीप जी, मैं एक बार फर्जी वोटिंग करवाना। कांग्रेस की तरफ से राय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी, स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले जवाहर जी, मैं चाहूंगा कि एक बार इस जो आरोप संदीप गोयल जी ने लगाया है उसका एक रिएक्शन आप दे दें, उसके बाद राय जी के पास चाहता हूं। नहीं, मैं इनको पूरा सुन तो नहीं पाया, परंतु मैं एक उस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा कि आपने ये जानना चाहता मेरे इनेलो के मित्र से कि मुख्यमंत्री के कहने से इनेलो पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, इनेलो कहीं है नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उन पे कोई अच्छा फर्क पड़ने वाला, तो इस बात का काउंटर, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं। वो तो बेचारे अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अपने काउंटर करना वो मेरे उत्तर में लड़ाई है, वो 999 से अधिक वोट कैसे आए, तो हालत बड़ी पतली हो चुकी है। दूसरा, फिर कौन ज्ञान दे रहा है आचार संहिता का? चौधरी देवीलाल के ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जो कि चुनाव लड़ा भी नहीं था। हरियाणा के इतिहास में क्षेत्रीय दलों को हराओ, आप तो आज इनके साथ समस्या ही है। वो इजाजत नहीं कि आप मुझे कौन सा नया ज्ञान देंगे, बताइए। ये सुनते नहीं, इनके साथ समस्या ही है इनेलो वालों के साथ। देखिए, प्रदेश हरियाणा की राजनीति का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो जितना मुझे ध्यान में आता है, मिस्टर भड़ाना को शायद करतार सिंह भड़ाना जी या अवतार भड़ाना, दोनों में से कोई एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ा नहीं था, उसके बगैर उनको मंत्री बनाने का काम किसी ने किया तो वो इनेलो के लोगों ने किया। और ये बता रहे हैं कि आचार संहिता क्या होती है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कहीं तो शिकायत कीजिए, आपकी स्वतंत्रता है। ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाला देश है। और मैं मानता हूं कि आप विश्वास करते होंगे मार्च के अप्रैल तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसी, ठीक है, जरा रोक रहा हूं, नहीं करनी चाहिए तो आप आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जाइए चुनाव आयोग। ये मैं साकेत जी का काउंटर करना चाहूंगा जवाहर यादव जी। देखिए जवाहर यादव जी, अगर ये उदाहरण देते हैं जवाहर यादव को, मैंने 999 अप्रैल के बाद योगेश वर्धन को भी आप मंत्री बना देते।
ठीक है, जरा 7 महीने का टाइम एक बार अगर आपकी नीयत राय साफ सिंह जी होती, को भी चर्चा में आप ले लेते चुनाव हैं। आयोग कौन सी शिकायत राय सिंह जी के करती पास है? भी चलते हैं। राय सिंह जी, सवाल आपसे अब ये है, ठीक है संदीप जी, एक बार जरा राय जी को भी ले लेते हैं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। राय सिंह जी, अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी और ये कह दिया कि योगेश्वर अगर जीत के आते हैं तो वो सीधे मंत्रिमंडल में उनको जगह देंगे। इस एक स्टेटमेंट का कितना इंपैक्ट इस पूरे चुनाव पर पड़ेगा, कांग्रेस की तैयारी पर पड़ेगा? साकेत जी, पहले तो मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल में थोड़ा देर से जुड़ा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज ये बयान दिया है, ये उनकी हार की हताशा का परिणाम है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज लगभग प्रथम चरण समाप्त होने के बाद चुनाव प्रचार में पहुंचे, क्योंकि उन्हें अपने सरकारी सूत्रों से और जो उनके समर्थक नेता विधायक हैं, उन्होंने बता दिया कि भाई बड़ौदा में भाजपा बुरी तरह से हार रही है। इस प्रकार वो हार का ठीकरा जो उनकी नापसंद के बाद हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी बड़े हैं, उनके सिर पर फोड़ना चाहते। रही बात जी को मंत्री बनाया जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले हरियाणा प्रदेश की सरकार में 8 मंत्री लगातार चुनाव हार कर बुरी तरह घर बैठे हैं, और जो बाद में जीते हैं वो आज आपस में लड़कर केवल प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो इनकी हताशा का परिणाम ये है कि इन्हें अपनी संभावित बुरी हार का पहले ठीक है। से आभास हो चुका है। अच्छा, राय सिंह जी। ऐसे में मुख्यमंत्री जी केवल अपनी जमानत बचाने के लिए अपने प्रत्याशी की इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ठीक है। जहां तक कांग्रेस की तैयारी की बात है, राय सिंह कांग्रेस जी। की तैयारी एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ पहले दिन से ही आपका आरोप था कि कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। मैं अपने मित्र जवाहर यादव जी को जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस की लोकप्रिय हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुमारी शैलजा जी, हमारे प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुलदीप बिश्नोई जी, आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी के साथ सभी विधायक और पूरे विधायक। एक सवाल का जवाब और चाहूंगा राय सिंह जी आपसे। राय सिंह जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए। राय सिंह जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए। राय सिंह जी, भाजपा और आपकी जजपा की है जो राय सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं अगर? राय सिंह जी, एक सवाल का जवाब और चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोहतक में एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, महम की बात उन्होंने की, वहां से बड़ौदा के इस उपचुनाव को उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि वहां भी राजनीतिक की दिशा और दशा तय हुई थी, 85 सीटों वाली सरकार गिर गई थी, और बड़ौदा भी राजनीतिक की दिशा और दशा तय करेगा। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहना चाहते हैं कि बड़ौदा के इस चुनाव के बाद सरकार को किसी तरीके का नुकसान होने वाला है? साकेत जी, प्रदेश की जनता, हर वर्ग के लोग आज इस तानाशाही, अत्याचारी और लूट के गठबंधन की सरकार से हताश। ऐसे में उपचुनाव हरियाणा की राजनीति में नया आयाम स्थापित करेगा। और आप देखिए कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो बात कही है, वो प्रदेश के इतिहास को एक बार फिर से इतिहास के नए पन्नों के साथ लिखने जा रहा है। जैसे ही बड़ौदा में भाजपा गठबंधन की इनकी जमानत जब्त होगी तो प्रदेश, आप देखिए जेजेपी के पास आज केवल कहने को 3-4 विधायक बचे हैं, बाकी सभी विधायक किसान, मजदूर और प्रदेश के लोगों की भावनाओं को समझते सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, और यही हालात प्रदेश की जनता की है। ठीक है, जवाहर जी का काउंटर लेते हैं। इस सामान्य जनता, ठीक है, जवाहर जी का काउंटर लेते हैं। राय जी, भाजपा और देखिए, गठबंधन की उपचुनाव क्या होता है, वो राहुल गांधी ने अपने युवराज को जींद में उपचुनाव में लड़ाकर देख लिया। इसलिए ये तो वक्त बताएगा, 10 तारीख को जब गणना होगी हम दोबारा टीवी डिबेट पे मिलेंगे, इसलिए उसकी चर्चा अभी नहीं करते हैं। परंतु मुख्यमंत्री ने केवल एक ही विषय इंपॉर्टेंट नहीं रखा कि यहाँ से योगेश्वर जब जीते हैं तो उनको हरी झंडी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 8 साल तक स्वामीनाथन पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठा रहा था, और उन्होंने अब ये भ्रम फैलाया कि सरकार में एमएसपी खत्म हो जाएगी, तो मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि अगर एमएसपी खत्म हो गई, उन्होंने कहा मैं बोलने में कम विश्वास रखता हूं, इसलिए उस समय जब ये विषय चल रहा था उन्होंने कहा 1 महीने बाद पिक्चर क्लियर होगी। उन्होंने जनता से पूछा क्या एमएसपी खत्म हुई, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मंडी खत्म हुई, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा होगा तो मैं, देखिए बीच में मत, आप देखिए यमुनानगर से लेकर पलवल तक, सिरसा से लेकर करनाल तक प्रदेश की अनाज मंडियों की हालत क्या है। आप कहते थे 12-72 घंटे में किसान की पेमेंट होगी, कहां पर किसान की पेमेंट हो रही है। इस प्रकार से प्रदेश का किसान अपनी पेमेंट के लिए धरने पर बैठा है। ठीक है, ठीक है, राय सिंह जी एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए जवाहर जी को, एक बार पूरा सुन लेते हैं। मेरा निवेदन ये है
कि उसके बाद उन्होंने ये कहा अगर एमएसपी खत्म हुई बंद हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भरोसा नहीं है। ये भी मुख्यमंत्री ने इंपॉर्टेंट बात कही है। तो इसलिए ये आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि किसानों के मामले में जो कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही थी, उसके अलावा मेरे मित्र ने ठीक है, संदीप गोयल जी से इसका रिएक्शन लेता हूं। प्रशंसा करता हूं। इस पर काउंटर साकेत जी एक लाइन इनका मेरे को कांग्रेस के मित्र ने ये कहा कि कुमारी सैलजा का जिक्र किया कि बड़ौदा के चुनाव में गई, पर बड़ौदा के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के मंच से कैसे अपमानित होके आई, जैसे दलित अशोक तंवर को इन्होंने अपमानित किया 6 साल, वैसे ही कुमारी सैलजा का वीडियो मेरे पास है, सोशल मीडिया में सबने देखा। साकेत जी आपने भी देखा होगा, मेरे इन्हीं के मित्र ने देखा होगा, कांग्रेस मित्र ने देखा होगा। दीपेंद्र हुड्डा के केवल नारे लगते रह गए, उस दलित महिला को कोनी मार मार के मंच से नीचे भेज दिया गया। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष का, क्योंकि वो दलित है, उसका हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अपमानित किया जाएगा। चाहे वो अशोक तंवर है, उसको अपमानित किया गया, उसको बेचारे को पीटा गया और कुमारी सैलजा को मंच से कोनी मार मार के नीचे उतार दिया। उस वीडियो के सभी साक्षी है। तो इसलिए आप कुमारी सैलजा का जिक्र जितना करोगे उतना फंसते चले जाओगे, उतना ठीक है जवाहर जी, जरा संदीप गोयल जी का रुख कर लेता हूं। संदीप जी, सवाल ये है कि आज मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अगर एमएसपी खत्म हो जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। साकेत जी, ये तो वो लोग हैं, अगर ये भी कहेंगे ना अगर किसान खत्म हो गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बड़े तरीके से बहरूपिया रोल अदा करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है। इनको ये नहीं पता आज एमएसपी कहाँ खड़ा है, क्या किस किसान की फसल बिक रही है एमएसपी पर, क्या बाजरा बिक पाया, बिक पाई। ये टीवी के आगे तो बोल सकते हैं, जमीनी हकीकत जाके देखिए, बाजरा खेतों में पड़ा है, लोगों की खरीद नहीं हो रही। एमएसपी देने की बात तो दूर की बात, उसको कम पर भी नहीं बिक रहा। धान का 400 रुपए से कम बिक रहा है एमएसपी पर। और आपकी कपास देखिए, कपास तो 600 700 रुपए तक की कम बिक रही है। सीसीआई के सेंटर ये आज तक नहीं खोल पाए, जब किसानों की कपास बिक्री का समय खत्म होने वाला है। ये किसान ही ऐसी सरकार कैसे हो सकती है? इनकी खुद की जो भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जिस प्रकार नीतीश कुमार के साथ थे, वह एएमपीसी एक्ट इन्होंने खत्म कर दिया, तो किसान मजबूरी बस बेच रहे हैं। ये किसान को तो दोरी मारते हैं। किसान के तो विरोध इन्होंने एक फैसला किसान के खिलाफ लिया है। अगर बेहतर ये होता कि एमएसपी को ये गारंटी बनाते, 3 कानूनों के अंदर जो कृषि कानून लाए गए उसके अंदर लिखते कि एमएसपी इस पर एक बार राय जी का रिएक्शन लेते हैं। किसान ही कैसी है। ठीक है, इस पर राय जी का रिएक्शन लेता हूँ। राय जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि अगर एमएसपी खत्म हो गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो ये तो एक बहुत बड़ा भरोसा है ना ये मतदाताओं को। कि मुख्यमंत्री जी की हताशा का परिणाम है कि उस प्रकार की बयान दे रहे हैं, कभी झंडी वाली गाड़ी और कभी राजनीति छोड़ने का। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेश की बहादुर जनता बड़ौदा की, उन्होंने तय कर लिया कि मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए हार के बाद, और वो राजनीतिक संन्यास लेंगे। ऐसे हालात प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जवाहर जी काउंटर करना चाह रहे हैं आपको, जवाहर जी का काउंटर लेते हैं। देखिए, मेरे मित्र ने पहले तो कहा संदीप गोयल जी, क्योंकि चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे इन लोगों की मानसिकता हो, इन्होंने आज तक दक्षिण हरियाणा को केवल लूटा है, शोषण किया है, कभी वहां के किसानों की चिंता नहीं की। इसलिए ये बाजरा, दक्षिण हरियाणा से मैं आता हूँ, बाजरे की बात आप करते हो, पानी तक छीन लिया प्रकाश चौटाला ने हमारा जो बाजरे की बात आपको शोभा नहीं देती। देखिए संदीप गोयल जी, प्लीज झूठ मत बोलिए। आप सुनने का मतलब आप जब बोलते मैं सुनता हूँ, सुनने का मतलब रखिए, निवेदन है मेरा, सुन लीजिए, मेरे बात बोलना अच्छा रहेगा, पब्लिक सुन पाएगी कि आप कितना अच्छा बोल रहे हैं। मेरे बात बोल लीजिएगा, मेरे बात। अब इन्होंने बात की बाजरे की का मैं रिकॉर्ड निकाल देता हूँ। बाजरे का दक्षिण हरियाणा मुख्यमंत्री का चौटाला ने एक दाना नहीं खरीदा गया। चौटाला जी ने अपने 2000 में नहीं खरीदा गया, 2001 में नहीं खरीदा गया, 2000 से मना कर दिया था बाजरे का। केवल चुनावी वर्ष में 2003 और 2004 में इन्होंने खरीदा किया, और वो पूरे देश के अंदर और वो बाजरे उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने भी वही पैसा 2012 में 13 में केंद्र की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी थे और विधानसभा में ये स्टेटमेंट दी
कि किसानों का बाजरा खरीद के हरियाणा की जनता, हरियाणा की सरकार को नुकसान होता है। उधर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल है जिन्होंने 19-20 में 30 लाख 92,010 क्विंटल बाजरा खरीदा दक्षिण हरियाणा का। आज जाके पूछो भिवानी में, जाके पूछो महेंद्रगढ़ में। अच्छा संदीप जी एक बार सुन लीजिए, संदीप जी सुन लीजिए एक बार, फिर तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। संदीप जी एक बार सुन लीजिए, फिर तुरंत आता हूँ। आप लोगों ने किसान को आप लुटेरों की सरकार है। ये जिन्होंने दक्षिण हरियाणा का 2003-4 में पीने का पानी छीन लिया था, उस समय पानी की किल्लत थी पूरे हरियाणा में, तो इन्होंने कहा कि इनके बच्चों का, पशुओं का भी पीने का पानी छीन लो। ऐसे ओम प्रकाश चौटाला आप बात करते हो किसानों की सरकार को, आप धमका के हमसे पानी छीन लिया हमारा। पैर की जूती बने हुए थे, बात क्या करो, पैर की जूती बने इन्होंने जाति किया दक्षिण हरियाणा के साथ, किसानों के साथ। उस समय चौधरी ओम प्रकाश इन्होंने चुन चुन के मारा दक्षिण हरियाणा के जहां जहां बाजरा होता है। 20 साल के बाद कभी बाजरा का मूल्य नहीं किया, आप लोगों कभी को परचेज नहीं की, तब तो सत्ता की ऊपर से बड़ा पानी और छीन लिया। आपको 20 साल बातें करते हैं बैठकर किसानों के। कंडेला कांड हमने किया, आपने किया, आप तो उनकी पैर की कंडेला कांड भाजपा ने किया। आपको चौधरी ओम प्रकाश बात किया करो, दिखाई दे गया। मेरा निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के आप लड़ाई खाते रहे 20 साल पहले। ओम प्रकाश चौटाला जी किसान हितैषी हो गए, दिखाई देने लग गए। किसानों को गोली मारते और किसान हितैषी हो गए। मैं आता हूं उनके साथ मिलकर सत्ता जिनसे के मामले में हमारा रखा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का कांग्रेस की बात है, समर्थन लेते रहे। भूपेंद्र तब सिंह आपको हुड्डा जी को मैं प्रार्थना के साथ नहीं दिया। आज आपको चुनौती दे रहा हूँ। अरे भाई आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप किसानों की बात को रख रहे हैं, उनको सुनने किसान के दर्द को समझ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बताएं कि इन्होंने सरसों नहीं समय खरीदी। बीतने के बाद आप कहते हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल रहे, पार्टी को वोट मत देना। उन्होंने कभी भी एमएसपी पर 2005 देवीलाल में और 6 थे आज में मुख्यमंत्री की 2 जनसभा बार में के अलावा आपकी 10 पार्टी साल के में लोग कभी भी देवीलाल सरसों की नहीं नीति का खरीदी। गुणगान कर रहे थे। और ये भी पर एकड़ कितना लेना उसके आधार पर खरीदी। उसके बाद जब मनोहर सरकार आई, उन्होंने 2017-18 से सरसों खरीदी शुरू की और आज तक लगातार सरसों खरीद रहे हैं। इसलिए फैक्ट्स में बात किया करें। अच्छा ठीक है, एक बार कांग्रेस का रुख करते हैं, कांग्रेस का रुख करता हूँ। ठीक है जवाहर जी, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है जवाहर जी, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। राय सिंह जी, सवाल आपसे ये है कि आज मुख्यमंत्री ने मंच से बड़ौदा के विकास में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 सालों में किया है, इसका पूरा बखान रख दिया, और आप लोग कहते हैं कि काम ही नहीं किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो कहने, सुनने और समझाने की जो कार्यशैली है, वो केवल भ्रम, झूठ और बहकाने पर आधारित है। प्रदेश के विकास में जहां तक उस इलाके की बात है, साकेत जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां के भौगोलिक क्षेत्र का भी ज्ञान नहीं है। हरियाणा के पूरे उस क्षेत्र का विकास, ऐसे सैकड़ों मेरे पास मुद्दे हैं, ऐसी सैकड़ों विकास की योजनाएं जो 10 सालों से कांग्रेस के शासन में हुई, वो हम पहले भी कई बार संवाद प्रक्रिया में उसका जिक्र कर चुके हैं। जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है विकास की, विकास के मामले में ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश रोजगार के नाम पर प्रदेश दुनिया भारतवर्ष में सबसे पीछे है। किसान मजदूर पर अत्याचार हो रहे हैं और हर प्रकार से हर वर्ग आज इस सरकार ने उनकी कार्यशैली के चलते उन पर सवालिया निशान लगाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार से अपनी बात जो कहते हैं कभी उस पर वाजिब तरीके से पूरे करने उतरते, और मुख्यमंत्री केवल हमेशा बहकाने की बात करते। कहाँ बड़ी बड़ी बातें होती थी, काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं, आगे ले जाएंगे। ठीक है राय सिंह जी, एक काउंटर ले लेते हैं, एक काउंटर जवाहर जी का, काउंटर जवाहर जी का, राय सिंह जी, जो केवल समाज को राय सिंह जी एक काउंटर है, काउंटर किसी भी राय सिंह जी 1 सेकंड होल्ड कीजिए। कोई विकास की बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है राय सिंह जी, एक काउंटर लेते हैं। देखिए, मैं अपने मित्र से जानना चाहता हूँ, आ रहा हूँ संदीप जी, आ रहा हूँ। इन्होंने बिल्कुल आराम से जानना चाहता हूँ, इन्होंने बात की किसानों की रोजगार की। मैं अपने मित्र से जानना चाहता हूँ कि 10 साल की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कितना सरकारी रोजगार मिला, मुझे वो बता दीजिए। आपने कब कब किसानों से सरसों एमएसपी पे खरीदी, मुझे उसकी तथ्य बता दीजिए, और कब कब बाजरा खरीदा। मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में विधानसभा पे दिया गया था। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, आपने काम किए होंगे, मैंने मान लिया, मैं आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा, परंतु आप मुझे जो आंकड़ा बताएंगे फिर उसको मैं सोशल मीडिया पे चलाऊंगा, पूछूंगा ये सही है या गलत है लोगों से। तो मैं जानना चाहता हूँ, बताइए आपने कब कितना खरीदा और कितनी सरकारी टोटल रुपया दी 10 साल में।
आप राइट। किसी अनाज मंडी का दौरा करने नहीं गए, आप केवल अरे भाई ये तथ्य पे बात करो ना, कितना खरीदा, ये क्या बात हुई अनाज मंडी का दौरा करने नहीं गए? आ गए हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि भारत वर्ष में जब भी हरियाणा प्रदेश के उन 10 सालों में जो कृषि का जो भी उपज जो मैंने पूछा वो बताओ मेरे मित्र। आपके मेरे मित्र जो मैंने पूछा वो बता दो राय साहब। किसान की अरे राय सिंह जी जो पूछ रहे हो वो बता दो मेरे भाई। किसानों ने आज पूरे अरे राय सिंह जी इधर उधर की ना करो, बड़ौदा की जनता हरियाणा के लोग देख रहे हैं, आपने किसी प्रकार बड़ौदा की जनता और हरियाणा के लोग देख रहे हैं। पहले जब रटा भाषण पढ़ रहे हो की फसल के समय प्रधानमंत्रियों से मुख्यमंत्रियों मेरे निवेदन उत्तर दे दीजिए जो मैंने पूछा आपसे। शायद 10 करोड़ नौकरियां देने की उत्तर बात दे हो। दीजिए जो और मैं ये जानना तो चाह रहा हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो उन बातों को भूल के जब भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को आरक्षण देने की बात कही थी, वो आरक्षण देने की बात प्रलोभन देने में माहिर कंपनी है। जो पार्टी कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पैरों की जूती बन के रहती थी, वो आज ये की बात हमारे इसमें नहीं हुई। इनको मैं टीवी चैनल पर कंडेला किसके समय में हुआ? बेशक से कंडेला किसके समय में हुआ? मैं इनको खुली किसानों पे गोलियां किसने मारी? ओम प्रकाश चौटाला दक्षिण हरियाणा का पानी किसने लूटा? एक दाना खरीदने का उद्योगपति कैसे हरियाणा से भागे? की सरकार भाजपा की सरकार थी, क्या उसने मना कर जिला दिया था। देख के और कैसे प्रदेश नौकरियों की की सरकार बंदरबाट हुई? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकारी हाँ, खजाने प्रकाश से चौटाला जी की कह रहा हूं मैं दाना भी। खरीद के किसानों मैं भी की ये कांड प्रकाश चौटाला के बता रहा हूं नुकसान होने जिन्होंने से बचाया। केंद्र पॉलिटिकल में पंचायत भाजपा की में सरकार ने तो यहीं पर इस पंचायत को खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक है और बहुत ज्यादा वक्त इसमें बचा नहीं है, लगातार बयानातों का सिलसिला और तेज होगा और जो स्टार प्रचारक है तमाम राजनीतिक दलों के, वो और लोगों से खुद को जोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। 3 तारीख को मतदान और फिर 10 तारीख को परिणाम। जनता टीवी की नजर इस पर सबसे पहले सबसे तेज हम ही आप तक पहुंचाएंगे तमाम रिपोर्ट्स। तो लगातार जनता टीवी देखते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।